कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं एक अभिनेता जो रंगमंच से फिल्मों की दुनिया में आए। अपने अभिनय से उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। रंग में भंगिया, भंग में रंग बना रसिया, हाय बना रसिया। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी सादगी। जग घूमे थारे जैसा न कोई। ये हैं जाने माने अभिनेता कुमुद मिश्रा। तेरा रंग उड़ाऊं, चलाऊं, तुझे बिगाऊं, तेरे गाल को लाल बनाऊं, क्योंकि आज तेरी होली है। इनसे बातचीत कर रही हैं रेडियो सखी ममता सिंह और ये इस बातचीत का पहला भाग है। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे अभिनेता की आमद है जो आंखों से अपनी मुस्कान से अभिनय करते हैं। रुपहले पर्दे पर वे कभी रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी इतनी सहज एक्टिंग करते हैं कि लगता है अपने ही परिवार का कोई सदस्य हो। वो कलाकार हैं कुमुद मिश्रा। कुमुद मिश्रा के खाते में बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्में हैं। सरदारी बेगम, रिवॉल्वर रानी, रांझना, जॉली LLB 2, मुल्क, रॉकस्टार, सुल्तान, थप्पड़, टाइगर 3, राम सिंह चार्ली जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों के अलावा अनगिनत फिल्में हैं उनके फिल्मी करियर में। थिएटर से उनका गहरा लगाव है। आज भी वे फिल्मों के साथ साथ थिएटर में लगातार सक्रिय हैं और बहुत सारी वेब सीरीज उन्होंने की है। तो चलिए फिर कुमुद मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। कुमुद मिश्रा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा आज आपको स्टूडियो में आकर? आपका रेडियो से, विविध भारती से गहरा जुड़ाव रहा है? जी, असल में रेडियो सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं और हमारा पूरा बचपन रेडियो के साथ बीता है, विविध भारती के साथ बीता है। और असल में पिताजी ने, मुझे जो याद है, फिलिप्स का एक रेडियो था जो पहला रेडियो था हमारे पास जो आया था, और वो सालों रहा, क्योंकि टेलीविजन और रेडियो के बीच की जो दूरी थी बहुत लंबी, वो समय काफी लंबा था। उसके बाद जब एक बार टेलीविजन आ गया तो फिर तो ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड, फिर अलग अलग तरीके के, वो हर एक साल में, 6 महीने में, 2 साल में चीजें बदलती रही। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन रेडियो से टेलीविजन तक आने में एक लंबा, तो वो रेडियो हमारे गांव में था। तो मेरे बाबूजी जो डैडी से छोटे भाई थे, वो नहीं छोड़ते थे उसको। अच्छा। हाँ, तो वो तो मतलब कहीं भी जाए तो उनके साथ वो उनके शरीर से चिपका रहता था और वो गाने बजते रहते थे। और हमारे लिए उस समय कमेंट्री सुनना, क्रिकेट देखना रेडियो से होता था, रेडियो के माध्यम से होता था। वो इतनी कल्पना, मतलब, और उस समय के जो कमेंटेटर होते थे खूबसूरती से चित्र खींचते थे। तो ये, और एक रेडियो होता था, आंगन के मुंडेर पर रख दिया जाता था, कई घरों के लोग हाँ, बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह हुआ करता था रेडियो। बहरहाल हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप रेडियो से जुड़े रहे हैं, रेडियो आपके लिए प्रिय रहा है। हम आपके बचपन की ओर चलते हैं, आपके बचपन से शुरू करते हैं। चाक घाट, रीवा, जो आपकी जन्मस्थली है मेरे ख्याल से, तो वहाँ की क्या यादें हैं? वहाँ क्या कुछ आज आप मिस करते हैं? मिस तो मतलब जो चीज आप मिस करते हो कभी वापस नहीं आ पाती है, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदली है एक समय के बाद कि आप जब वापस अपनी जमीन पर जाते हैं तो वो जमीन वैसी रही नहीं है जी। वो घर वैसे नहीं रहे, वो सड़कें वैसी नहीं रही, वो आंगन वैसे नहीं रहे, लोग बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, लेकिन इमोशन वही है। तो मैं तो अब हमारा, हालांकि पूरी कर्म भूमि तो मुंबई है, पिछले कई सालों से घर भी यहीं पे है, लेकिन अभी मैंने पिछले कुछ सालों पहले गांव में घर बनवाया। हमारा घर था, पुश्तैनी घर था। उसके अलावा पिताजी ने घर बनाने की कोशिश की थी जो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसी को कंप्लीट किया। और सबको लग रहा था कि ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आना जाना तो बहुत कम हो पाता है। जी। तो मैंने कहा जब भी आएंगे तो कम से कम ये बहाना तो रहेगा आने का, नहीं तो चीजें छूटती जाती हैं। जैसे जैसे आप प्रगति जो है ना, सफलता, प्रगति बहुत सारी चीजें देती है, तो बहुत सारी चीजें आपसे छीन भी लेती है। बहुत सारी ऐसी चीजें छीन लेती है जो आपके ग्रोइंग अप ईयर्स का हिस्सा रही हैं। वो नदी, वो गांव, तो आप उससे जुड़े रहने के लिए और अपने परिवार को, मेरे बेटे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि वो जाए, देखे कहाँ से आया है। जी। और ये फोर्स नहीं है, वो उसकी अपनी इच्छा पे है और वो अक्सर जाता है।
और उसको अच्छा लगता है, वो कनेक्टेड फील करता है। तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें, मतलब आप जब रेडियो की बात कर रही हैं तो मेरे लिए जो विजुअल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मजेदार विजुअल है, वो ये है कि हम गांव भी पहले नदी के पास होता था, फिर शिफ्ट होकर सड़क के पास आ गया। अच्छा। क्योंकि नदियां इंपॉर्टेंट होती थी एक समय में, बिल्कुल। उसके बाद फिर सड़क इंपॉर्टेंट हो गई, तो थोड़ा सा 300 मीटर तो सड़क पे आ गया। तो मेरे पास जो छुटपन का जो विजुअल है वो ये है कि साइकिल पे कई मैंने ऐसे विजुअल देखे हैं कि एक बंदा चला जा रहा है, एक हाथ में रेडियो है और चला जा रहा है, और मुझे इतना अद्भुत लगता था, मुझे लगता था सोचो ये कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, और इसका ये हमेशा इसका साथी रहेगा। और वो रहा है, जैसे मेरे बाबूजी के साथ उनका रेडियो रहा है, और इतने साल रहा, वो उसका हैंडल टूट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो लगातार वो जीवन तो रहता है। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता आपकी बातें सुन रहे हैं तो इन बातों से जरूर इंस्पायर होंगे कि इसमें जो मेन मुद्दा है वो है जड़ों से जुड़े रहना, कि आप इतनी हाइट पर पहुंचकर मुंबई जैसे महानगर में रहते हुए, फिल्मी दुनिया की चकमक जिंदगी में रहते हुए भी अपने गांव को याद कर रहे हैं, वो चित्र खींच रहे हैं, नदी को याद कर रहे हैं, तो हमें बड़ी अच्छी लग रही है ये बातें। और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि रीवा आपका जन्म स्थान था, गांव से जुड़े रहे, फिर वहां से कर्नाटक कैसे पहुंचे? राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय में आपने पढ़ाई की, हमने जो जाना है आपके बारे में। जी, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, पिताजी फौज में थे जी। तो इनिशियल साल गांव में बिताने के बाद फिर मैं उनके साथ जहां जहां उनका ट्रांसफर होता था उनके साथ घूमता रहा। उसमें सिकंदराबाद था, पचमढ़ी, इलाहाबाद भी वापस आना हुआ, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब उसे होते हुए फिर छठी से मैं मिलिट्री स्कूल में बोर्डिंग में दाखिला हो गया, क्योंकि वो डैडी को लगा कि यही सबसे अच्छा एजुकेशन है जो हम दे सकते हैं। और वो मैं बहुत लकी हूँ कि उसमें एडमिशन हो गया मेरा उस स्कूल में, क्योंकि मैं जो भी आज हूँ, जैसा भी हूँ, स्कूल का बहुत बहुत बड़ा योगदान है जी, मेरे स्कूल का। एक अभिनेता के तौर पे, एक इंसान के तौर पे बहुत कुछ दिया है वहाँ के टीचर्स ने, वहाँ के मेरे सहपाठियों ने। तो वो आपका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में आपके परिवार के बाद होता है, इनफैक्ट परिवार से ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो बोर्डिंग में पढ़े हैं उनके दोस्तों का होता है और टीचर्स का होता है। जी, तो वो था, तो वो मैं 7 साल मिलिट्री स्कूल में रहा। जी, मुझे लगता है यहाँ पर एक गाना बनता है, क्योंकि आप स्कूल की बातें कर रहे हैं, दोस्तों की बातें कर रहे हैं, तो दोस्ती के नाम कोई गाना सुनवाए? मैं इस मामले में बहुत, मुझे चीजें उस समय याद ही नहीं आ पाती हैं, तो मैं बहुत गड़बड़ हूँ इस मामले में। अभी आप पूछेंगे तो मुझे उस समय कुछ नहीं सूझेगा, और इतने सारे गाने हैं, मैं घंटों संगीत के साथ बिता सकता हूँ, लेकिन जब मुझसे सवाल पूछा जाता है तो मुझे कुछ याद ही नहीं आता। गाने के बोल नहीं याद आते हैं। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं जी, आपके उन दोस्तियों के नाम। बिल्कुल। तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी
ले लेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कुमुद जी, ये बातें बड़ी दिलचस्प शुरू हो गई हैं। हालांकि यहाँ से निकलने का जी नहीं चाह रहा है। बस हमें इलाहाबाद की यादें साझा कीजिए। आप इलाहाबाद में रहे तो इलाहाबाद की क्या यादें हैं? इलाहाबाद की दो तरह की यादें हैं। एक तो जब पिताजी का ट्रांसफर हुआ था तो वहाँ पे कैंट में थे हम, और मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था वहाँ पे। एक तो वो था, और दूसरी जो याद है वो यह है दादी के साथ कुंभ। अच्छा, कुंभ की क्या बात है। कल्पवास करने जाती थी हाँ, महीने भर के लिए। उनका हर साल का एक वो था। हाँ, तो वहीं पे लाल कोठी एक होती थी, वहीं पे वो बसती थी महीने भर, और हम भी चले जाते थे और हम भी उनके साथ रहते थे। और वो ठंड का समय, और बाप रे बाप, वो और उस समय वो पियरा हम कहते हैं, पियरा बिछा के उसके ऊपर दसना। और तो वो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट्स थे जो मैंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ बिताए थे। और उनका वो जब तक सक्षम थी तब तक वो इनवेरिएबली जाती ही थी। बिल्कुल। हाँ, और इलाहाबाद में मैंने साइकिल सीखी, कैंची चलाना सीखा। अच्छा, तो कैंची। वो चलाना सीखा, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और वो स्कूल कैंट इम्पोर्टेंट है। तो इलाहाबाद तो हर मामले में बहुत सुंदर शहर है मेरे लिए, बहुत ही खूबसूरत शहर है जी। और इलाहाबाद से चाक घाट जब जाते हैं तो वहाँ का आलू बंडा बहुत मशहूर है, आपने? अरे बहुत, अरे हमारा गांव है वहाँ। वो तो मैं जाता हूँ तो पूरे खानदान के लिए लेके जाता हूँ, और जाऊंगा तब खाऊंगा। बीच में कभी चाक घाट आना हुआ, 3 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर दूर हमारा गांव है वहां से अंदर, तो मार्केट तो वही पड़ता है। तो जब भी आते हैं तो वो लेकर के जाते हैं। मेरी माँ को बहुत पसंद था, मेरी माँ को इमरती बहुत पसंद थी। अरे वाह। इमरती एग्जैक्टली इमरती नहीं, उसको कुछ और कहते थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा। वो खोए की बनती थी, ऑलमोस्ट इमरती की तरह ही थी। एक वहाँ पर खोए की जलेबी भी बनती है। हाँ, वही खोए की जलेबी की शक्ल में, लेकिन काले रंग का। वो मेरी मदर को बहुत पसंद थी, तो वो उनकी फेवरेट थी। और उसका कुछ नाम है, अभी मुझे नाम नहीं याद। जैसा कि अभी आपको प्रमाणित हो ही गया कि मुझे वो ये सारी चीजें भाव याद रहता है, भाव जी। लेकिन हम आपसे वो यादें कुरेदते रहेंगे और आपकी यादों को खंगाल कर श्रोताओं तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये बातें बड़ी दिलचस्प लगती है हमारे श्रोताओं को। क्योंकि जब हम गूगल से बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं तो फिल्मों के बारे में आपकी जानकारी मिल जाएगी, आपने कहा एक्टिंग की, वो लोगों को मिल जाएगी। लेकिन ये जो बातें हैं वो आपकी ज़बानी ही लोगों तक पहुंच सकती हैं। बहरहाल यहाँ पर एक गाना सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। ओ आजा आजा दिल के गाँव, राह दे के कोई, जागेगी फिर किस्मत सोने, जागेगी फिर किस्मत सोने, थी अब तक जो शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर कर मेरी भोर मुख दिखला। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनके तुम्ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार चुफेरा,
चोर कर मेरी भोर मुख दिखला। बेलगाम के बाद आप दिल्ली पहुंच गए? नहीं, भोपाल। अच्छा, बेलगाम के बाद आप भोपाल गए? भोपाल गए। भोपाल में कैसे? पिताजी भोपाल में थे उस समय, फौज में थे और उनका ट्रांसफर वहां था उस समय। तो मैंने ग्रेजुएशन के लिए फिर भोपाल ही आना था। ग्रेजुएशन के लिए तो मैं भोपाल शिफ्ट हुआ और तब उसी दौरान पिताजी ने फौज छोड़ दी थी। रिटायरमेंट ले लिया और वो भाषा संग्रहालय था शायद, वहां पे उन्होंने जॉब किया और मैंने ग्रेजुएशन हमीदिया कॉलेज से वहां पे किया और वहीं पे थिएटर की शुरुआत हुई। असल में सीरियस थिएटर की जो शुरुआत है वो भोपाल से हुई, जहाँ पे रंगमंडल भारत भवन के साथ भी एज ए कैजुअल आर्टिस्ट जुड़ा। बाहर जो लोग थिएटर कर रहे थे उस दौरान मेरे जो गुरु हैं अलकनंदन, जिनकी वजह से मैं मतलब भोपाल में थिएटर शुरू हुआ, उनकी वर्कशॉप से थिएटर शुरू हुआ। बंसीदा, बंसी कौल, आलोक चटर्जी, इरफान, बहुत बड़ी, जैन देशमुख भाई, मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है। सचिन तिवारी वहाँ आए थे नाटक करने के लिए, इलाहाबाद के मशहूर रंगकर्मी सचिन दा, उनके साथ काम करने का मौका वहां पे मिला। और रंगश्री लिटिल बैले के साथ काम किया मैंने। गुलदी प्रभात दा का जो ग्रुप है रंगश्री लिटिल बैले, जिसका अपना बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, उनके साथ काम किया। तो भोपाल में बेसिकली मेरी जो है ना पूरी जो थिएटर की शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है और उससे परिचय है और अद्भुत नाटकों को देखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो रंगमंडल के नाटकों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मुझे वहां से मिला। पृथ्वीराज चौहान नाटक भी वहीं देखा था, उससे जुड़ी हुई कोई याद है खास? वो मेरे पिताजी करते थे, फौज में थे, तो वो ये नाटक पृथ्वीराज चौहान की आंखें एक नाटक था जो करते थे, जो मुझे थोड़ा बहुत जो याद है। फौज में कल्चरल एक्टिविटीज में मेरे पिताजी खुद रामलीला किया करते थे, रामलीला में परफॉर्म किया करते थे। परफॉर्म किया करते थे जब फौज में नहीं गए थे, वो मुझे किससे पता है। और वहां पे उनको इनाम मिला करता था, तो जो भी इनाम मिलता था तो अपने भाइयों के लिए लेके आते थे, या जो भी इनाम मिलता था। मुझे तो बहुत ज्यादा उसके बारे में वो नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाते थे मेरे पिताजी और परफॉर्मर भी थे। तो वो पृथ्वीराज चौहान की आंखें, मैंने उनका एक नाटक जो है वो फौज में, मैं बहुत छोटा था और उन्होंने पहली बार मुझे, अब आप दोस्ती के गाने की बात करी थी, तो पहली बार उन्होंने मुझे मंच पर मुझे उतारा था। मैं बहुत ही छोटा था, सिकंदराबाद की बात है। शोले का गाना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हाँ, तो वो वाला गाना था जो हमने गाया था। मैं और मेरा एक दोस्त था, मुझे दोस्त की याद भी नहीं कि कौन था वो, उस समय बहुत अच्छा दोस्त था। और उसके बाद पता नहीं कब ऐसा हुआ कि मैं इतना बेसुरा हो गया कि अपनी ही आवाज हाँ, न मैं अपनी आवाज सुन पाता हूँ, ना दूसरे सुन पाते हैं गाते हुए। पर वो गाना पहला था जो मैं मंच पे पहली बार जीवन में मंच पे अगर मैंने कुछ गाया था तो ये वाला गीत। दरअसल बेसुरे हैं या सुर में हैं, ये तो श्रोता जब सुनेंगे तब तय होगा। अगर आपको याद है तो 2 लाइन गुनगुनाइए। नहीं, सुनने ना, मेरा बच्चा जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो मैंने सोचा, मैंने ये कोशिश की कि उसको मैं सारे गामा लोरी सुना दे, सारे गामा सुनाता हूँ। मैं सा बोलूं और वो रोना शुरू कर दे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा यार सा भी मेरा इतना, मतलब मैं सा भी नहीं लगा पा रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं कि ये एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ये तब से आज तक चला आ रहा है। तो वो 15 साल का हो गया है, तो अभी भी मैं उसके सामने गा नहीं पाता हूँ। जैसे मुंह खोलता हूँ बोलता बस। तो चलिए, अब आपने बच्चे का जिक्र किया है तो यहाँ पे कबीर के नाम एक गाना सुनते हैं, तुझे सूरज कहूं या चंदा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे
संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो इस गाने के बाद हम जानना चाहते हैं, चूंकि आपके पिताजी को नाटकों में दिलचस्पी थी, तो नाटक का बीज आपके भीतर वहीं से पड़ा या कुछ आपने कोशिश करके मंच पर जाना शुरू किया? कोई खास याद है, कोई खास घटना? मेरे ख्याल से वो तो पिताजी से भी, जेनेटिकली पिताजी से भी आया होगा। मेरे ग्रैंडफादर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर। बचपन में वो जब पूजा पाठ करते थे, रामचरितमानस का पाठ करते थे, तो उनको मैं देखा करता था। एंड मेरे वो ग्रैंडफादर के पास जैसे कहावतें बहुत होती थी, किस्से बहुत होते थे, और उनका गला बहुत सही था, बहुत अच्छा गाते भी थे। तो मैं मेस्मराइज्ड होकर उनको भी सुनता था। फिर मुझे लगा कि बहुत कुछ मेरी माँ का भी है। मेरी माँ परफॉर्मर्स तो नहीं थी, गृहिणी थी, लेकिन उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत ही कमाल का था, और वो नकल बहुत कमाल की करती थी। ये बातें मुझे बहुत बाद में पता चली, जी जी। क्योंकि मैं तो बोर्डिंग में था, तो मैं जाहिर है बहुत 6th स्टैंडर्ड में चला गया था, और 6th स्टैंडर्ड तक तो जिसको कहते हैं आप घर से जो है ना जितना दूर रहे उतना लगता था कि कब पिटाई हो जाएगी, क्योंकि उस समय बदमाशियां भी होती थी। बाद में जाकर के जब मेरा माँ से जब मैं पढ़ के आया स्कूल से, और माँ को मैंने देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मैंने कहा कि ये तो अपने आप में एक परफॉर्मर है, तो बहुत कुछ इनसे मिला है, पिताजी से मिला है, ग्रैंडफादर से मिला है, तो ये पूरे परिवार में आपके कहाँ कितने इन्फ्लुएंस है। जैसे मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, ही इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मर और एंड गुड सिंगर, मतलब अच्छा गाता भी है वो। अनुराग मेरी छोटी बहन है, ठीक ठाक गा लेती है, मतलब घर के लिए गाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेशनल किसी के पास वो है। तो मुझे इतनी ईर्ष्या होती है कि मैं ही हूँ एक जो मैं बेसुरा निकला। अजीब बात है, और मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, मैं ही बेसुरा हूँ। मैंने ये कब ये अपना सुर बिगाड़ा है, मुझे ये ध्यान नहीं है। अब अगर आप गा के सुनाते तो हम आपको बता सकते थे कि नहीं है, बहरहाल मतलब श्रोताओं पे ये जो है ना। तो अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप थिएटर से बाकायदा कैसे जुड़े, NSD कैसे ज्वाइन किया? मैं भोपाल में थिएटर कर रहा था, तो वहाँ पे जैसे सारे थिएटर ग्रुप्स थे, लगभग सभी जो मेजर थिएटर ग्रुप्स थे उनके साथ काम कर रहा था। फिर सत्यव्रत राउत मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव बन करके आए। बहुत उनके साथ एक प्ले किया मैंने, रोशमन पासा। रोशमन पहले भोपाल में हुआ और काफी सराहा गया, उसमें मैंने ताजो मारू की भूमिका की। उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में पासा किया, जिसका ड्रामा स्कूल में प्रदर्शन हुआ NSD में। तो मैंने अपने आप को ड्रामा स्कूल जाने के लिए, उस समय तक ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं फाइनल ईयर में था, और उसी दौरान मेरा तो उस समय डायरेक्टर थी कीर्ति जैन। तो उन्होंने पूछा कि आप, तो मैंने कहा मैं अगले साल भरूंगा, क्योंकि अभी तक तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और 10 नाटकों की जरूरत होती तो वो भी कर रहा था। तो फिर वहां से फिर मैंने ड्रामा स्कूल, मन में था कि भरना है, लेकिन मैं वो सारे जो जरूरतें हैं वो पूरी कर रहा था। 10 नाटक और कुछ पढ़ा हुआ भी हूँ, नाटक के बारे में जानकारी भी हो, थिएटर देखा भी हूँ, जिससे कि जब मैं जाऊँ ड्रामा स्कूल में तो पूरी तैयारी के साथ जाऊँ। तो सारी तैयारी पूरी करके मैं पहुंचा। तो 91 में मैं गया ड्रामा स्कूल। पंडित सत्यदेव दुबे से कैसे जुड़े, उनसे कैसे मिलना हुआ? कौन सा नाटक उनके साथ, उनके निर्देशन में आपने किया? उनसे मुलाकात तो ड्रामा स्कूल में हुई। वो पढ़ाने आए थे हमें, और बड़े स्ट्रिक्ट हैं, सुना है। बहुत स्ट्रिक्ट है। उनके बारे में हमने किस्से असल में मैंने भोपाल में सुने थे सालों पहले, अलगदा से सुने थे। उन्होंने जिक्र किया था पंडित सत्यदेव दुबे जी का, और उनके किस्से उनसे पहले पहुंच चुके थे हम तक। तो जब ड्रामा स्कूल में था, तो मैं ड्रामा स्कूल में बहुत सवाल पूछता था। जैसे कि कुछ सवाल जायज होते हैं, कुछ सवाल उस उम्र के सवाल होते हैं, जिज्ञासा होती है, आप चैलेंज करना चाहते हो टीचर को। तो अच्छा, ये भी हाँ, वो भी होता है कि आपको लगता है कि देखते हैं इनको पता भी है कि नहीं, या अननेसेसरी भी होता है बहुत सारा, लेकिन वो ग्रोइंग अप का हिस्सा है, उसके बारे में क्या ही कहूँ। तो दुबे जी जब आ रहे थे तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा इनके बारे में मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ, अब ये पढ़ाने आने
माने, और मैंने अपने आप को एक ही शर्त दी कि इनसे भाई सवाल मत पूछना, ये परशुराम है। खुद को इंस्ट्रक्ट किया था। खुद को मैंने तो बहुत मैंने, और असल में उनके पास सवाल पूछने का बहुत कुछ गुंजाइश भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की क्लैरिटी थी उनकी पढ़ाने में, और वो जो वो बता रहे थे वो सवालों की बात नहीं थी, वो भाषा के ऊपर, एक्टिंग के ऊपर जो बोल रहे थे, वो आपकी जो समझ है वो हो सकता है आपको वो 3 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जब मैं ड्रामा स्कूल करके जब मैं बॉम्बे आया, मुंबई आया, और वहां पे दुबे जी से मुलाकात हुई, और दुबे जी के ही कारण मैं मुंबई भी आया। अच्छा। श्याम बेनेगल एक फिल्म बना रहे थे और उसके ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया था दुबे सर ने। तो जब वो नाटक कर रहा था, जब मैं यहाँ पे आया तो उनके साथ मैंने पहला नाटक किया सुदामा के चावल, जी जी, दुबे जी के साथ। और जो उन्होंने ड्रामा स्कूल में 3 साल पहले या 2 साल पहले बताया था, वो सुनने ऊपर बहुत जोर देते थे कि आप सुन नहीं रहे हैं। वो बात को समझने में मुझे 2 से 3 साल लग गए कि वो क्या कह रहे थे। जी। तो ये कमाल का था। तो फिर उनके साथ 3-4 नाटक किए, जो भी नाटक वो कर रहे थे उस दौरान। तो सुदामा के चावल पहला नाटक था। तो उनकी कोई समझाइश आपको याद है? उनका जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, कोई दिलचस्प घटना बताना चाहते हैं श्रोताओं को? मेरे ख्याल से जब तक हमें पढ़ाने आए थे तब तक उम्र उनकी काफी हो गई थी, तो उतना गुस्सा उनके अंदर था नहीं। लेकिन चूंकि उनकी इमेज ऐसी बनी हुई थी, तो वो अपनी इमेज को जीते थे। मुझे लगता था कि उनको लगता था कि ये जो इमेज है इसको कैसे छोड़ दूं, जो भय है, जो डांट है, वो तो जरूरी है। तो कई बार वो यूं ही डांट देते थे। दुर्वासा ऋषि की भूमिका। हाँ, उनको गुस्सा नहीं भी आ रहा है, लेकिन वो इसलिए डांटते थे कि लोगों में ये भय बना रहे कि पंडित जी के साथ काम कर रहे हो, दुबे जी के साथ काम कर रहे हो। तो मुझे कई बार लगता था, मैंने ये अभी क्यों चिल्लाएगी, अभी क्यों नाराज हुआ, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। फिर मुझे रियलाइज होता था नहीं ये इमेज है जिसको उसे भी तो तोड़ना नहीं चाहते हैं, उस छवि से बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन अद्भुत टीचर थे। और उन्होंने क्या होता है, जब उन्होंने चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था, लेकिन वो सिंप्लीफाई, जिन्होंने कुछ हद तक अभिनय की ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने कुछ हद तक कुछ साल अभिनय किया है, उनके लिए वो बहुत काम की चीज थी। ये यंगर अभिनेताओं के लिए जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत बहुत गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि आप वो जो सिंप्लिसिटी है आप उसको पकड़ तो लेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो तो उतना ही कॉम्प्लेक्स है। तो वो अगर आपने वो नहीं रास्ता तय किया तो आपको लगता है कि अभिनय इतना ही आसान है, जबकि उतना आसान है नहीं। वहां एक बार आप पहुंच जाते हैं, तब आप वो सारा जो बैगेज है वो सब छोड़ते हैं, तब आप एक सरलता की तरफ बढ़ते हैं। उस सरलता तक पहुंचने में आपको 15 से 20 साल मिनिमम लगता है, चाहे किसी भी तरह के क्लासिकल आर्ट फॉर्म में होता है, परफॉर्मिंग आर्ट में होता है, थिएटर में उतना नहीं होता है, एक्टिंग में इतना नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है। मुझे व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से नहीं लगता है कि इतना आसान है। उसमें उतने साल लगते हैं, आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो उसमें दुबे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे लिए। जी, आपको जब हम देखते हैं पर्दे पर, पहले पर्दे पर, चाहे वेब सीरीज हो चाहे फिल्में हो, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे इतनी सहज एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम परिवार के सदस्य की तरह। लगता ही नहीं कि ये अभिनय है। और मुझे लगता है कि यही आपकी सफलता है, यही लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, और लोग पहले आपकी एक्टिंग को देखते हैं, बाद में आपके नाम तक पहुंचते हैं। और एक कलाकार की ये सफलता होती है और लियाकत होती है। मैं खुद बताऊं अपना अनुभव, तो मैं भी आपकी बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारे वेब सीरीज देखे, और नाटकों के बारे में लगातार सुनती रही। तो मैंने कहा देखती हूँ इनका नाम, फिर मैंने नाम देखा, हमने कहा अच्छा ये है, अच्छा इनका नाम ये है। तो सचमुच आपकी एक्टिंग की यहाँ पर तारीफ बहुत जरूरी थी, इसलिए कर रही हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है पर्दे पर देखना, और हमारे श्रोताओं को बातचीत के दौरान गाना सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक गाना यहाँ पर सुनते हैं। दुश्मन में दोस्त में
ले हर सोच से है 10 कदम आगे वो ले जाएगा आंखों तले सांसें तेरी चुरा के वो तू सोच ले हर सोच से है 10 कदम आगे वो ले जाएगा आंखों तले सांसें तेरी चुरा के वो तू कहीं भी छुपे ढूंढ ले वो तुझे बाजी है जान दे आन है तो शान है कुछ और ही अंदाज है दम का बेहद फकर गलत क्या कहे जो जीता यहाँ है उसका सही किसे है फिकर गलत क्या कहे जो जीता यहाँ है उसका सही हम आपसे नाटकों की बात कर रहे थे, थिएटर की बातें कर रहे थे कुमुद जी, और थिएटर के बारे में बहुत सारी यादें होंगी जिन्हें मैं खंगाल कर बाहर लाऊंगी, श्रोताओं तक पहुंचाऊंगी। लेकिन फिलहाल मुंबई ले आते हैं आपको, और मुंबई में ही बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। मुंबई कैसे आए और मुंबई का जो शुरुआती संघर्ष होता है उसके बारे में बताइए। कहाँ आए, किससे जुड़े? मुंबई आया था, वही जैसा मैंने आपको बताया, श्याम बेनेगल साहब एक फिल्म बना रहे थे, उसके ऑडिशन के लिए आया था, स्क्रीन टेस्ट के लिए आया था। दुबे जी ने ही मुझे कॉल किया था, दुबे जी ने रिकमेंड किया था, पंडित सत्यदेव दुबे ने। तो मैं आया, मेरी एक मित्र हैं, उनसे मैंने रुपए उधार लिए क्योंकि मैं ड्रामा स्कूल से 91 में, अब मैं ये बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत मेरे ख्याल से वो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है जी बिल्कुल। और उस समय जो पैसे दिए थे बहुत दिए थे, हालांकि उसको बहुत और कम में नहीं देखा जा सकता है। मैं चाहता तो अपने पिताजी से भी मांग सकता था, लेकिन चूंकि मैंने ये प्रोफेशन चुना था और मुझे लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी घर की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा उनके ऊपर और जिम्मेदारियां हैं, ज्वाइंट फैमिली थी जी। तो मैंने कहा कि मैं एक और जिम्मेदारी क्यों उनके ऊपर। तो बहरहाल मैंने अपने दोस्त से जिक्र किया और उन्होंने कुछ बहुत सारे पैसे दिए, जिसको लेकर मैं शहर आया मुंबई। और मैं हमारे एक मित्र क्लासमेट हैं संजय झा, उनके पास आया था, वो डायरेक्टर हैं। तो मैं पीएमजीपी कॉलोनी एक है अंधेरी ईस्ट, अंधेरी जोगेश्वरी के बीच में पड़ती है, तो पहला कदम मैंने वहां रखा और सूटकेस लेकर खड़ा हुआ। और संजय, कुछ ऐसा हुआ कि संजय गांव जा चुके थे, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो दुबे जी ने कहा था मेरे घर आ जाना, और मैं दुबे जी के घर जाना नहीं चाहता था, मुझे उनसे बहुत डर लगता था, बहुत पाठशाला है। हाँ, तो मैंने कहा यार वो प्रेशर हो जाएगा, तो मैं पीएमजीपी में खड़ा था एक चाय की दुकान में, और हमारे एक सीनियर है मिलिंद इनामदार, मेरे एक बैच सीनियर हैं, अद्भुत इंसान। तो वो मुझे उन्होंने देखा खड़े हुए, उन्होंने कहा अरे कुमुद यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, और उन्होंने कहा आओ, और वो अपने कमरे में ले गए। कमरा एक ही था, पीएमजीपी कॉलोनी के जो कमरे थे वो एक कमरा था, वहीं पे एक स्लैब था जिसमें किचन का आभास देता था। और मैं गया तो मेरे सारे जो सीनियर्स थे, मेरे ख्याल से 5-6 लोग थे, रह रहे थे जहां तक मुझे याद है। राजेश भाई भी थे, अनूप सोनी थे शायद, मिलिंद भाई थे, और भी लोग थे जी। उन्होंने कहा यहीं रुको जब तक संजय नहीं आता है। संजय तो महीने भर के लिए गया था, और मैं वहीं रुक गया। और मैंने कहा ये कमाल है, मतलब सोचो इतने लोग एक कमरे में ऑलरेडी हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और साथ में मुझे भी ले लिया। तो वो मेरी शुरुआत थी। उसके बाद फिर, और हाँ, वहां पे खड़े खड़े एक जो एहसास हुआ, मैं आया था असल में कि मैं ऑडिशन देके वापस चले जाऊंगा, मैं थिएटर करना चाहता था, तो मैं वापस दिल्ली या कहीं और फिगर आउट करता। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पीएमजीपी कॉलोनी में उतरने के बाद मुझे लगा मैं वापस नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। और सिनेमा कहीं दिमाग में था नहीं, सिनेमा मेरे दिमाग में बहुत सालों तक नहीं था। अच्छा। सर्वाइवल के लिए मैं टेलीविजन कर रहा था, लेकिन थिएटर का भूत मेरे ऊपर सवार था, तो मैं थिएटर दुबे जी के साथ कर रहा था। अर्पणा के साथ मैं जुड़ गया, बहुत ही कमाल का थिएटर ग्रुप था उस समय। सुनील शानबाग, शिशिर शर्मा, इन लोगों का थिएटर ग्रुप था, और दुबे जी भी इनसे जुड़े हुए थे, तो इनके साथ मैं जुड़ गया। तो इनके साथ मैंने बहुत सारे नाटक किए। शुरुआती जो मेरे थिएटर के बहुत, मतलब शुरुआती क्या, एक बहुत
बहुत लंबा अरसा जो था वो मैं सुनील भाई के साथ मैंने बहुत काम किया है। तो उनमें से कुछ नाटक याद है क्या जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? और सुनील भाई के साथ मैंने जो पहला नाटक किया था शायद वो अरे मायावी सरोवर था, वो था। उसके बाद उनके साथ गरम कमरा किया, देन कॉटन 56 पॉलिस्टर 84 वो नाटक किया, और तुरेल किया, और बहुत सारे नाटक सूझेंगे नहीं, लेकिन उनके साथ मैंने लगातार काफी काम किया, बड़े भाई साहब किया जी या तो ये सारे नाटक उनके साथ किए जी सर, भी बड़े अर्पणा के महत्वपूर्ण साथ नाटक जी। तो यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जी। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। आप मुंबई आए और आपने मुंबई आने की संघर्ष की कहानी आपने बताई कुमुद जी। 1995 मेरे ख्याल से 94 दिसंबर में 95 ही मान लीजिए। लेकिन वहाँ एक दूरदर्शन का सीरियल आपको मिला था स्वाभिमान, तो उसकी क्या यादें हैं, कैसे जुड़े उस सीरियल से और कैसे मिला वो काम? वो भी दुबे जी की वजह से ही मुझे कुछ संघर्ष करना नहीं पड़ा। मैं ये ऑडिशन दे रहा था, फिर दुबे जी प्लस चैनल हुआ करता था जुहू तारा रोड पर अमित खन्ना साहब का, तो वहां पर मुझे ले गए और वहां ये सीरियल बन रहा था स्वाभिमान। तो वहां भट्ट साहब से मुलाकात हुई और महेश भट्ट साहब से मुलाकात हुई। तो ये स्वाभिमान जमीन आसमान यहाँ से शुरुआत हुई। तो
तो एकदम शुरुआती सीरियल है, तो पहला सीरियल मेरे ख्याल से रहा जी, होगा। जी। तो मतलब एक्टिंग से जुड़ी कोई खास बात या शूटिंग से जुड़ी कोई खास बात आपको याद आती है? नहीं, मतलब अब मुझे तो पता भी नहीं कि कैसे हो गया वो। हमेशा ये संवाद होता था कि थिएटर करने वाले जो है ना बहुत लाउड होते हैं टेलीविजन पे, सिनेमा पे थोड़े Over लाउड acting होते करते हैं, हैं, ओवर कई एक्टिंग बार। करते हैं उस समय। अब तो खैर ये बात नहीं है, क्योंकि अब तो सबके हाथ में कैमरा है, तो पूरी दुनिया ही बहुत ही कैमरा को लेकर के बहुत ही उनके लिए सामान्य सी चीज। उस समय प्रॉबेबली शायद, लेकिन हम लोगों ने उतना भी थिएटर नहीं किया था, तो मेरे लिए बहुत आसान था टेलीविजन कर पाना। और वो समय जो स्वाभिमान था वो 3 कैमरा सेटअप था शायद, तो सीन्स बड़े बड़े होते थे और हम सब थिएटर के लोग थे। मनोज भाई थे, मैं, आशुतोष राणा, सारे लोग जो तो थे। तो क्या होता था कि अगर हम लोग हैं सीन, तो सीन लंबा लंबा सीन आ रहा है और हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट फील थिएटर वाली होती थी, तो याद हो जाती थी, लाइन्स याद हो जाती थी। तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत मजे था, वो मेरा लर्निंग था असल में। मैंने जो कैमरे के बारे में, जो कैमरे की जो भाषा है, वो स्वाभिमान, जमीन आसमान, बदलते रिश्ते, यहाँ से सीखी है मैंने, इन सीरियल से सीखी है। जी, अब हम श्याम बेनेगल से हम जानना चाहेंगे, उनसे कैसे मुलाकात हुई थी और उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताएंगे? श्याम बेनेगल साहब की फिल्में देखकर मैं बड़ा हुआ था। अब ये कहना कि एक समय में आप जब आप ग्रो कर रहे होते तो आपके लिए कमर्शियल हिंदी सिनेमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लकीली हमारे स्कूल में जब फिल्में दिखाई जाती तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई जाती, तो उसमें श्याम बाबू की भी फिल्में थी। और एक पैरेलल सिनेमा का मूवमेंट उस समय चल रहा था, बहुत जोर पे चल रहा था। तो मुझे जब ऑडिशन के लिए बुलाया, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा ये था कि मैं उस डायरेक्टर के सामने बैठूंगा। और उस फिल्म में नहीं हुआ मेरा, लेकिन जब उन्होंने सरदारी बेगम बनाई तो मुझे बुलावा आया और मैं गया, और एक छोटी सी भूमिका थी तो वो मैंने की। और मेरे लिए वो मतलब मेरा जिसको इतना, मैंने कभी जीवन को उस तरह से देखा नहीं, पर अगर लोग कहते हैं कि आपने कुछ चीजें जो आपने अपने जीवन में सोची हैं उसको टिक करते जाओ, तो एक टिक ये था। जी जी। हाँ, तो वो और बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही ज्ञानी है, जिसको कहते हैं कि जीवन की जो समझ है, आपको कुछ समय अगर मैं उतना समय नहीं बिता पाया उनके साथ, मैं बहुत झेपता हूँ, बहुत शर्माता हूँ, तो मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ, तो लेकिन वो अनुभव बहुत अद्भुत रहा। जी जी। ये आपका बड़प्पन है कि आप मतलब पब्लिक के सामने ये बात कहते हैं। आज के जमाने में शाय होना, शर्मिला होना लोग एक आउटडेटेड मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब जमीन से जुड़े रहते हैं तो थोड़ा शर्मिलापन जरूरी भी होता है तो ये अच्छी बात है। तो श्याम बेनेगल साहब बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, विराट शख्सियत हैं। फिल्म के मामले में जितनी फिल्में बनाई वो हम सब के लिए मील का पत्थर है। तो उनका रवैया आपके लिए कैसा था? मतलब वो बहुत पसंद करते थे। मतलब मुझे असल में उसके बाद वो जब भी फिल्में बनाते थे तो बहुत समय तक उनके प्रोडक्शन मैनेजर थे, हेड थे, राज थे, तो उनका मुझे हमेशा फोन आता रहता था कि श्याम बाबू फिल्म बना रहे हैं और आप आओ मिलो। और मैं गया नहीं, मैं नहीं गया। उसका बहुत ही निजी कारण है, मैं क्यों नहीं गया दोबारा उनके पास काम करने के लिए। और वो कारण असल में वो इतने प्रिय हैं कि मुझे लगता है कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखने में बड़े वो लगते हैं, बहुत धीर गंभीर। और असल में जो वो फिल्म एक शॉट है सरदारी बेगम में, जो पहला शॉट है मेरा, तो वो जब डायरेक्ट कर रहे थे तो फर्स्ट फ्लोर पे थे, बीच में आंगन था, उस तरफ कैमरा था और इस तरफ मैं था। और रिहर्सल की हमने, और मैंने श्याम बाबू को आते हुए देखा मेरी तरफ, और मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये क्या कहेंगे आकर। जी जी। और मैं सोच रहा था कि ये यही कहेंगे, क्योंकि वो मैं करना चाहता था, वो मैंने किया नहीं था, मैंने कुछ और किया था, और उन्होंने इंस्ट्रक्ट नहीं किया था तब तक कि कैसे करना है। तो जब वो चल के आ रहे थे, उन्होंने बोला ये आकर के ये बोलेंगे। क्या बात है। और वो आया और उन्होंने वही कहा जी। और बस मतलब मेरा तो जीवन ही बन गया। मैंने कहा इसका मतलब मैं अपने डायरेक्टर को पहचान गए। मेरे लिए तो मैं बहुत भावुक क्षण था, वो मोमेंट था मेरे लिए। तो सचमुच श्याम बेनेगल शख्सियत भी ऐसे हैं, और ये आपकी लियाकत है कि आपने उस बारीक सी बात को नोटिस किया और सोचा और अपने भीतर उतारा। तो क्या यहाँ पर सरदारी बेगम फिल्म का गाना सुन लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हो चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी
यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे। बालों में गजरा बांधेंगे और पैरों में पायल, होठों पर लाली दमकेगी और आंखों में काजल, चमकेंगे कानों में झुमके और माथे पर झूमर, सारे जलवे सारे नखरे सारी अदाएं लेकर तुम्हें रिझाने की पूरी तैयारी करेंगे। चाहे मार डालो राजा हो, चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे। तुम आए कभी हमारी गली तो हम छत पर आ जाएंगे, इशारे करेंगे हम तुमको, तुम्हें हम घर में बुलाएंगे, पान कभी हम पेश करेंगे तुमको राजा जानी, और कभी मांगेंगे तुमसे हम रुमाल निशानी, प्यार में जो होती है बातें सारी करेंगे। चाहे मार डालो राजा ओ, चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे। कुमुद जी, श्याम बेनेगल साहब की बातें हो गई। अब एक फिल्म ऐसी है आपकी फिल्मी करियर की, इम्तियाज अली की फिल्म रॉक स्टार की अलग तरह की पहचान आपको दी इस फिल्म ने, तो किस तरह की पहचान मिली आपके नजरिए से? इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए हमें। असल में मैं फिल्मों को लेकर के बहुत एक्साइटेड नहीं था, और मैं बहुत ज्यादा सिनेमा को लेकर के मैं थिएटर ही कर रहा था, प्राइमरली थिएटर ही कर रहा था। तो गाहे बगाए जैसे श्याम बाबू की वो सरदारी बेगम कर ली, या क्या कहते हैं 1971 एक फिल्म आई थी वो कर ली, उसी दौरान फिर मेरे ख्याल से उसी के आसपास ही थी शायद ये फिल्म रॉकस्टार, या तब ये फिल्म मेरे हिस्से आई। और इम्तियाज साहब से मतलब मैं पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी थी, और बहुत अद्भुत इंसान है वो। ये जब भी मैं कहता हूँ मुझे क्लीशे सा लगता है, क्योंकि कितनी तारीफ कर दोगे किसी एक व्यक्ति के। तो इम्तियाज, तो ये जब मुझे फिल्म आई तो मुकेश छाबड़ा लेकर के आए, उनसे संपर्क हुआ और ये कैरेक्टर पे चर्चा हुई। उन्होंने कहा ठीक है हम बताते हैं, और मैं ऑफिस से बाहर निकला और मैं जा रहा था, फिर इम्तियाज साहब का फोन आ गया, आइए वापस आइए एक बार। मैं वापस आया, बोलते हैं करते हैं साथ में, आप कर रहे हैं ये फिल्म। और फिर हमने वो समय बिताया। मुकेश ने इसमें बहुत मदद की, भाषा को लेकर के, उस कैरेक्टर को लेकर के, उसमें उन्होंने भी बहुत मदद की। और फिर वो फिल्म रिजल्ट आपके सामने है। तो वो असल में मेरी फिल्म में दोबारा से एक बार फिल्म में काम करने की जो इच्छा है, भाषा को समझने की, और तो वो वहां से लोगों ने, क्योंकि जो टेलीविजन कर रहा था, टेलीविजन करने के बाद मैंने टेलीविजन भी छोड़ दिया था एक लंबे समय तक, और कुछ कर नहीं रहा था, मैं थिएटर ही कर रहा था। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6-7 साल बाद मैंने ये फिल्म की थी, शायद उस गैप में बीच में टेलीविजन वगैरह किया होगा, एपिसोडिक काम किया होगा। तो ये असल में एक शुरुआत थी, और इसने मुझे एक तरह की पहचान दी। लोगों को पता चला कि कई लोगों ने जिन्होंने स्वाभिमान देखा था वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें दो अलग व्यक्ति थे। सेहत भी माशाल्लाह अच्छी खासी हो गई थी, तो लोगों को लगा ये वही व्यक्ति है। कुछ लोगों को लगा प्रोड्यूसर का ही आदमी है जिसको ये काम मिला है। मतलब अलग अलग कहानियां जो है जो मेरे कानों में पड़ी। पर हाँ, मेरी असल में पहचान जो दोबारा जो शुरुआत हुई सिनेमा की, वो रॉकस्टार से। तो इम्तियाज के साथ काम करने का कोई खास एक्सपीरियंस रहा आपका? कुछ नया सीखने को मिला, या फिर कुछ ऐसी रैपो फ्रेंडशिप की बातें कुछ याद है आपको? नहीं, मतलब उनके साथ बात करना अच्छा लगता है। वो बहुत सहज हैं, तो एक व्यक्ति के तौर पे और एक अभिनेता के तौर पर वो बहुत ओपन है। मतलब मेरे लिए, किसी भी अभिनेता के लिए, चाहे आप छोटी भूमिका कर रहे हो चाहे बड़ी भूमिका कर रहे हैं, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अब वो
आपकी असहजता महसूस कर पाते हैं जी। तो वो आपको आकर के वो सेंस कर लेते हैं कि अभिनेता किस मनस्थिति से गुजर रहा है, जी। तो उनको गाइड करना, जब आपको पता हो आपके अभिनेता के दिमाग में क्या चल रहा है तो उसको गाइड करना ज्यादा आसान होता है। तो वो बहुत ही सहज इंसान है, सरल इंसान है और उनके साथ मुझे बहुत कम मिलता हूँ क्योंकि मैं जैसा कि बताया मैं बहुत झेमता हूँ, लेकिन जब भी मिलता हूँ तो कोई बहुत समस्या होती है तो मैं उनके पास जाता हूँ कि चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जी। लेकिन तभी जाता हूँ जब बहुत मन में कुछ उहापोह मची हो तो वो उनके पास, वो एक व्यक्ति हैं जिनके पास मैं जाना पसंद करता हूँ। और यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में वो आ चुके हैं इम्तियाज अली, तो हम सबका अनुभव बड़ा अच्छा रहा है और नई हिंदी सिनेमा के बड़े ही लायक डायरेक्टर माने जाते हैं। जो भी फिल्में बनाई आज के दौर में हर वर्ग के लोग देखना पसंद करते हैं, ये खास बात है। कुमुद जी, यहाँ पर बात चल रही रॉक स्टार फिल्म की, इम्तियाज अली की बात कर रही है, तो इम्तियाज अली के लिए रॉक स्टार फिल्म का गाना सुन लेते हैं। जी जी। तेरा रो कतिया करूं, तेरा रो 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 रो, सारी रात कतिया करूं, कतिया करूं, कतिया करूं, सारी रात कतिया करूं, कतिया करूं, कतिया करूं, सारी रात कतिया करूं, सारा दिन सोचा विच लंघदा तेरे लिए हुण जींदे मैं लिंग 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 बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में ये थी जाने माने अभिनेता कुमुद मिश्रा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।
इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।